हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। आज हम एक इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रीएम्बल और उसके बेसिक फिलॉसफी, इन सब चीजों पे हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया है। साथ ही साथ हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे भी बहुत ज्यादा डिटेल वे में डिस्कशन किया। अब समय आ गया है कॉन्स्टिट्यूशन के एक्चुअल स्ट्रक्चर को समझने का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है। इसमें क्लैरिटी बनाए रखने के लिए इसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। क्लियर? ये पार्ट्स बेसिकली थीमेटिक डिविजन्स हैं। हर पार्ट एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया को कवर करता है। जैसे कि पार्ट 1 टॉक्स अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 3 कवर्स फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 हैज टीपीएसपीज एंड सो ऑन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ था तो उस समय ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे। अभी प्रेजेंट डे में 25 पार्ट्स हैं, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब उसमें 22 पार्ट्स थे। लेकिन बाद में कुछ अमेंडमेंट के बाद 3 नए पार्ट और ऐड किए गए, और ये जो अमेंडमेंट हुए थे ये हुआ था 42nd अमेंडमेंट, फिर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आज टोटल कितने पार्ट हैं? तो 25। तो एक एक करके हम इन सब पार्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है आपको पार्ट 1, जिसका नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये डील करता है आर्टिकल 1 to 4। क्लियर? ये बताता है कि हम कौन हैं और हमारा ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी क्या है। पार्ट 1 डील करता है हमारे देश भारत और उसके एरियाज से, यानी इलाके से। इसका सबसे पहला और बड़ा पॉइंट ये है कि इंडिया यानी भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे राज्य यानी कि स्टेट्स अपनी मर्जी से इस देश से अलग नहीं हो सकते। हम सब एक हैं और हमारा देश एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जबकि हमारा यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल है, हमारे स्टेट्स की बाउंड्रीज को बदला जा सकता है, उनके नाम को बदला जा सकता है और नए स्टेट्स बन सकते हैं। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो नए स्टेट्स को इंडिया में शामिल कर सकता है या एग्जिस्टिंग स्टेट्स की सीमाओं को यानी बाउंड्रीज को वो चेंज कर सकता है, उनका नाम बदल सकता है या उन्हें डिवाइड करके स्टेट्स, न्यू स्टेट्स को क्रिएट कर सकता है। फिर अगला पार्ट है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 डील करता है सिटीजनशिप से, यानी ये बताता है कि कौन भारत के नागरिक हैं और नागरिकता कैसे मिलती है या फिर इसको कैसे छीना जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने शुरुआत में तो सिटीजन्स को डिफाइन किया था, जैसे कि जो इंडिया में पैदा हुए या जिनके पेरेंट्स पेरेंट्स इंडियन थे, या जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आए या इंडिया से गए, उनके लिए रूल्स बनाए गए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बहुत बड़ी पावर पार्लियामेंट को दी है। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी कानून बना सकती है। कैसे सिटीजनशिप मिलेगी, कैसे उसको एक्वायर किया जाएगा और कैसे उसको छीना जाएगा, ये सब जो है वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। और इसका आर्टिकल है 5 to 11। यानी कि पहला पार्ट क्या है? तो पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि डील करता है आर्टिकल 1 to 4 से रिलेटेड। फिर अगला पार्ट है सिटीजनशिप, जो कि आर्टिकल 5 to 11। फिर अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, अगला पार्ट आता है इंपॉर्टेंट का, हम लोग तो सिलसिलेवार देख रहे हैं क्रमानुसार। तो अगला पार्ट आता है आपको फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। तो पार्ट 3 डील करता है फंडामेंटल राइट्स से। ये वो अधिकार हैं जो हर भारतीय नागरिक को मिलते हैं और जिन्हें कोई नहीं छीन सकता। ये आपकी पर्सनल फ्रीडम और डिग्निटी को गारंटी करते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट आखिरकार कौन कौन से हैं? जैसे आपको मिलेगा राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है, ये सब लोग कानून की नजर में बराबर हैं, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। फिर आता है राइट टू फ्रीडम, बोलने की आजादी, घूमने की आजादी, कोई भी प्रोफेशन चूज करने की आजादी। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि बच्चों से या किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगेगी। फिर एक और होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म, जो भी आपका धर्म है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी मर्जी का कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, माइनॉरिटीज को अपनी संस्कृति और एजुकेशन को प्रिजर्व करने का अधिकार है। फिर एक और आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही अधिकार दूसरे अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। तो याद रखिए ये राइट्स जस्टिसिएबल है, मतलब अगर आपके इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, कोर्ट इन्हें एनफोर्स कर सकती है। जैसे प्रियम्बल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो प्रियम्बल में हमने क्या डिस्कशन किया कि प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि प्रियम्बल का अगर फॉलो नहीं किया जाता है, उसके उसमें जो भी चीजें बात की गई आइडियल्स की, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट अगर वायलेशन होता है तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा। अगला पार्ट आता है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सिंपल शब्दों में ये गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस है या फिर दिशा निर्देश है। ये बताते हैं कि सरकार को कैसे काम करना चाहिए ताकि वो एक वेलफेयर स्टेट बना सके, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। सरकार को समाज में गरीबी कम करनी चाहिए, सबको बराबर मौका देना चाहिए, मिनिमम वेजेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर बनाना, पर्यावरण को बचाना, वाइल्ड लाइफ की रक्षा करना, अंतरराष्ट्रीय शांति दैट इज इंटरनेशनल पीस और सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। तो ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की। और डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल क्या है? तो 36 से 51। यानी कि देखो क्लियर माइंड में लेकर चलना है। आर्टिकल 1 to 4 क्या है? तो यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। सिटीजनशिप क्या है? तो 5 to 11। फंडामेंटल राइट क्या है? तो 12 से 35। फिर डीपीएसपी आ जाता है 36 से 51। क्लियर? अब अगला आता है आपको फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका आर्टिकल है 51A और इसका पार्ट है 4A, रोमन 4A। ये जो लिखा हुआ है ये सब रोमन लैंग्वेज। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से, यानी कि मौलिक कर्तव्य। ये वो कर्तव्य हैं जो हर नागरिक को अपने देश और समाज के प्रति निभाना चाहिए। याद रखिएगा ये जो चीज है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1926 के थ्रू ऐड किया गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी एक बनी थी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको लागू किया गया, इसको लाया गया। इमरजेंसी के दौरान ये महसूस हुआ कि राइट्स के साथ साथ नागरिकों को कुछ ड्यूटीज भी फॉलो करना चाहिए, कुछ ड्यूटीज भी उनकी होनी चाहिए। तो ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे। बाद में एक अमेंडमेंट होता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ ये? तो 2002 के अराउंड। तो 2002 में ये अमेंडमेंट हुआ और फिर 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया करना, ये जो है ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। क्लियर? फिर अगला आता है पार्ट 5, यूनियन गवर्नमेंट। इसका आर्टिकल देखो 52 to 151, यानी कि ये सबसे लंबा पार्ट है और ये बताता है कि देश का शासन कैसे चलता है। और इसमें तीन जो है वो मेन पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो पहला पिलर है लेजिस्लेचर, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है यहाँ पे 3 पिलर आपको मिलेंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो जो लेजिस्लेचर यानी कि हमारी पार्लियामेंट, संसद, इसमें आते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा जिसे हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, और राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर अपर हाउस बोलते हैं। पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, देश के लिए पॉलिसीज बनाना और सरकार पर कंट्रोल रखना। फिर दूसरा पिलर आता है आपको एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब हो जाएगा आपको कार्यपालिका। इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। इनका काम है पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना, इंप्लीमेंट करना और देश का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। तीसरा और काफी इंपॉर्टेंट पिलर है वो है आपको जुडिशियरी, यानी कि न्यायपालिका, यानी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालती संस्था है। इसका काम है कानून को इंटरप्रेट करना, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करना
और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, यानी उसका सॉल्यूशन देना। क्लियर? तो ये पांचों पार्ट हो गए। अब यहाँ पे वीडियो रोक के आप एक बार फिर से अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हो इन चीजों को कि पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक क्या क्या इसमें दिया गया है, और बस जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को बस अभी सुनना है, ताकि आगे जो लेक्चर आने वाले हैं वो सब समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मैं जब यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी पढ़ाऊंगा तब मैं बोलूंगा कि हाँ आर्टिकल 1 से 4 तक ये डिस्क्राइब किया गया है, तो वहां पे आप तो ये पहले समझे रहोगे, तो आपको समझने में चीजों को आसानी रहेगी। फिर जब फंडामेंटल राइट में पढ़ाऊंगा तब मैं बोलूंगा आर्टिकल 12 से 35 तक ये एक्सप्लेन किए गए हैं, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पार्ट 6 देखते हैं। जैसे यूनियन गवर्नमेंट होगा तो अब पार्ट 6 होगा इसका। यूनियन गवर्नमेंट के बाद पार्ट 6 आएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 डील करता है द स्टेट से, यानी हमारी स्टेट गवर्नमेंट से। जैसे सेंट्रल लेवल पे 3 पिलर्स थे, वैसे ही स्टेट में भी जो राज्य के शासन चलाते हैं वहां भी 3 पिलर्स होंगे। देखो सेंट्रल लेवल पे जो 3 पिलर था वहां पे सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा जुडिशियरी में, और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी यहाँ पे जो 3 पिलर होंगे यहाँ पे हाई कोर्ट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी काफी बड़ा है, 152 से 237 तक है। यानी देखो इसको कैसे वेल डिजाइन किया गया है। जैसे मान लो कोई कंट्री है, जैसे अपना देश भारत है। क्लियर? तो इसमें पहला ये डिफाइन किया गया है कि आखिरकार इसका एरिया क्या होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इंडिया दैट इज भारत। तो ये एरिया क्या होगा, कौन कौन से एरिया इसमें आएंगे। क्लियर? तो उसके बाद फिर हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया कि इस एरिया में का नागरिक किसको बोला जाएगा, किसको इस एरिया का सिटीजन बोला जाएगा। फिर ये जो सिटीजन होंगे इनके कौन कौन से राइट इनको मिलेंगे, कि इन लोगों को कौन कौन सा अधिकार दिया जाएगा। फिर राइट तो इनको मिल गया है, उसके बाद फिर ये जो स्टेट होगी यहाँ पे जो इन सब चीजों को कंट्रोल करेगी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसके बाद ये जो सिटीजन को राइट मिला था उनकी क्या ड्यूटी है। तो देखो इसको कितना वेल डिजाइन किया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं पार्ट 7 को। पार्ट 7 के आगे देखो क्या लिखा हुआ है, रिपील्ड 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 जो था, पार्ट 7 है, पार्ट 7 जो था ये ओरिजिनली डील करता था स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। मतलब स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। देखो अगला वीडियो तो मैं शेड्यूल से रिलेटेड ही दूंगा। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय 8 शेड्यूल थे, लेकिन अमेंडमेंट वगैरह होते होते प्रेजेंट डे में 12 शेड्यूल है। तो जो पहला शेड्यूल था उस शेड्यूल का जो पार्ट बी था उससे ये रिलेटेड है। तो कैसे? तो सिंपल सा बात दिमाग में आएगा कि देखो क्लियर, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सी कैटेगरी थी? तो सिंपल कैटेगरी है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। यानी भारत जब आजाद हुआ था तब जो जितने भी स्टेट्स थे उनको 4 भाग में डिवाइड किया गया था। पार्ट बी स्टेट्स जो थे वो पहले प्रिंसली स्टेट थे, जैसे हैदराबाद, मैसूर, जम्मू कश्मीर। तो पार्ट 7 इन्हीं पार्ट बी स्टेट के गवर्नेंस से रिलेटेड था। लेकिन 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। इस एक्ट ने स्टेट्स का ये क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया और स्टेट्स को भाषा के बेसिस पे रिकॉग्नाइज किया, यानी लैंग्वेज बेसिस पे। इसी के साथ 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 ने पार्ट 7 को पूरी तरह से रिपील कर दिया, यानी कि निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया इसको। क्लियर? तो अभी प्रेजेंट डे में ये खाली सेक्शन है। तो पार्ट 7 जो है यह सिंपली कुछ भी नहीं है, ये एक एम्प्टी स्पेस है कॉन्स्टिट्यूशन में। बस एग्जाम के लिए ये याद रखना है कि पार्ट 7 क्या था और किस अमेंडमेंट से इसको हटाया गया, और फिर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। फिर आता है पार्ट ए, यूनियन टेरिटोरी, जिसका आर्टिकल है 239 टू 242। तो ये वो इलाके हैं जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, यूनियन टेरिटोरीज। जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये यूनियन टेरिटोरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है ये। और केंद्र शासित प्रदेश किसके कंट्रोल में होता है डायरेक्ट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आता है पार्ट 9। पार्ट 9 क्या है? पंचायत। इसको ध्यान से सुनना और ज्यादा। ये हमारे गांव के इलाकों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करता है। याद रखिएगा ये पार्ट
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। एक और पार्ट जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था वो कौन सा था? तो पार्ट 4A, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल नंबर 51A। क्लियर? तो इसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ऐड किया गया था। इस अमेंडमेंट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, संवैधानिक दर्जा, जिससे उनकी स्थापना और फंक्शनिंग जो थी वो मैंडेटरी हो गई। फिर आता है हम पार्ट 9A। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9A डील करता है द म्युनिसिपैलिटीज से। क्लियर? और ये भी देखो, ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये हमारे शहरों और कस्बों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करता है। इसे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ऐड किया गया था। इस अमेंडमेंट ने लोकल को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, जिससे उनकी स्थापना और फंक्शनिंग मैंडेटरी हो गई, बिल्कुल पंचायत की तरह। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9B आता है, यह है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये जो पार्ट है 9B, ये पार्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रोटेक्शन। इसका मकसद है कोऑपरेटिव मूवमेंट को देश में बढ़ावा देना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9B डील करता है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। ये जो पार्ट है ना, इसका आर्टिकल जो आप देखोगे तो आर्टिकल इसका मिलेगा 243 ZH2, 243 ZT। ये जो नेमिंग है इसको आपको दिमाग में रखना होगा, बार बार जब आप रिवीजन करोगे तब ये क्लियर होगा आपके माइंड से। क्लियर? फिर आता है पार्ट 10, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। अब देखो, ये जो है ये पार्ट कुछ स्पेसिफिक एरियाज और कुछ कम्युनिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाता है, ताकि उनके राइट्स को, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर अगला आता है यूनियन स्टेट रिलेशन, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन। इसका आर्टिकल है 245 टू 263। इसमें देखो, तो ये डील करता है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट से। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का कोर है, जो सेंटर और स्टेट के बीच पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करता है। तो पार्ट 11 हमारे देश की संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम की जानकारी देता है कि कैसे सेंटर और स्टेट एक दूसरे के साथ मिलकर देश को चलाते हैं। फिर अगला आएगा पार्ट 12, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। आर्टिकल आप देखें 264 टू 300A। तो ये पार्ट सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन यानी कि वित्तीय संबंध, सरकारी संपत्ति और उनके एग्रीमेंट के बारे में बताता है। पार्ट 12 देश के फाइनेंशियल बैकबोन और गवर्नमेंट एसेट के लीगल फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है, एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। फिर आएगा पार्ट 13, ट्रेड एंड कॉमर्स। इसका आर्टिकल है 301 टू 307। इसका मेन मकसद है कि देश के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड और कॉमर्स को एंश्योर करना। पार्ट 13 हमारे देश की आर्थिक एकता का पिलर है, स्तंभ है, जो व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देकर देश की प्रगति में मदद करता है। फिर आएगा पार्ट 14, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, 308 टू 323। ये पार्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनकी अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन और रिमूवल से रिलेटेड प्रोविजंस को बनाता है। Essentially, it covers the all India services and central and the state services. तो पार्ट 14 हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर को गवर्न करता है, ensuring a strong and independent civil service. क्लियर? फिर आएगा पार्ट 14A, ट्राइब्यूनल्स। इसे ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। ये स्पेशल जुडिशियल बॉडीज होती हैं जो डिस्प्यूट को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वर्कलोड को कम करने के लिए बनाई जाती हैं। यानी आपको ही पता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रेजेंट डे में कितने सारे केसेस अभी भी पेंडिंग है, तो उस लोड को कम करने के लिए ट्राइब्यूनल्स को बनाया जाता है। फिर अगला आएगा पार्ट 15, इलेक्शन, यानी कि चुनाव से रिलेटेड। ये जो पार्ट है हमारे देश में इलेक्शन को कंडक्ट, सुपरविजन, डायरेक्शन और कंट्रोल से रिलेटेड प्रोविजंस को बनाता है।
इसके बिना हमारा लोकतंत्र अधूरा है। फिर आता है पार्ट 16, स्पेशल प्रोविजंस फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसीज। तो ये पार्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान बनाता है, यानी कि स्पेशल प्रोविजन। फिर आता है पार्ट 17, ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड। ये पार्ट यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेजेस, जुडिशियरी की लैंग्वेज और लॉज की लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोविजंस को बनाता है। फिर आता है पार्ट 18। पार्ट 18 है आपको इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड, यानी कि ये प्रेसिडेंट को स्पेशल पावर देता है कि देश में अगर कोई सीरियस क्राइसिस, गंभीर संकट हो, जैसे वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिपेलियन या स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी जब फेल हो जाए, तब प्रेसिडेंट को पावर है कि वो इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360। स्टेट इमरजेंसी आ जाएगी, नेशनल इमरजेंसी आ जाएगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी इसमें आ जाएगी। फिर आपको आता है पार्ट 19, दैट इज मिसलेनियस। देखो, इस पार्ट में ऐसे रूल्स और डिफिनीशंस हैं जो किसी और स्पेसिफिक पार्ट में फिट नहीं होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पार्ट 19 एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का कैच ऑल सेक्शन है, जो कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन देता है और जरूरी शब्दों को डिफाइन करता है, ताकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग और इंटरप्रिटेशन में क्लैरिटी रहे। पार्ट 19 कॉन्स्टिट्यूशन के रोबस्ट फंक्शनिंग, रोबस्ट का मतलब सुदृढ़ और इनविजिबल तरीके से काम करता है। क्लियर? अब आएगा पार्ट 20, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। तो पार्ट 20 डील करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। ये पार्ट बताता है कि भारत के संविधान में बदलाव कैसे किए जा सकता है। इसके बिना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वक्त के साथ इवोल्व नहीं कर पाता। फिर 21 नंबर पे आता है टेम्पोररी एंड स्पेशल प्रोविजन, आर्टिकल 369 टू 392। तो ये डील करता है टेम्पोररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन से। इस पार्ट में ऐसे आर्टिकल्स हैं जो तो कुछ समय के लिए लागू होते हैं, या ट्रांजिशन पीरियड के लिए हैं, या फिर कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस देते हैं। पार्ट 21 कॉन्स्टिट्यूशन को जरूरत के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ताकि वो देश के अलग अलग हिस्सों की खास जरूरतों को पूरा कर सके। फिर पार्ट 22 डील करता है आपको शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट से। ये क्या है? तो देखो, इस पार्ट में कुछ मेन पॉइंट्स हैं, और ये जो है एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का क्लोजिंग चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है 22, लेकिन स्टार्टिंग में बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं। तो आपको मैंने बताया कि 3 पार्ट को ऐड किया गया है। 4A, तो ये हो गया 23 नंबर, 9A 24 नंबर और 9B 25 नंबर। तो ऐसे ओरिजिनली 22 हैं, ये देखो। लेकिन जब ऐड किया गया है अब दूसरे पहले अलग से 3 पार्ट, तो उसमें ए और बी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो इनके लिए स्पेशल नंबरिंग नहीं दिया गया 23, 24, 25। क्लियर? इनको बस ऐसे ही ऐड किया हुआ है, जिससे रिलेटेड है ये, उसके बाद इनको ऐड किया गया है। तो पार्ट 22 जो है यह कॉन्स्टिट्यूशन का क्लोजिंग चैप्टर है। इस पार्ट में कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे शॉर्ट टाइटल। तो शॉर्ट टाइटल ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफिशियल नाम क्या है, तो वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर कमेंसमेंट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि ये स्पेसिफाई करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब से पूरी तरह से लागू हुआ, दैट इज 26 ऑफ जनवरी 1950। यही दिन हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। क्लियर? तो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ इंग्लिश में था, लेकिन 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 के थ्रू इस पार्ट में एक प्रोविजन ऐड किया गया। इसके तहत प्रेसिडेंट को यह पावर मिली कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट को हिंदी लैंग्वेज में भी पब्लिश कर सकता है। तो ये थे 25 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हर एक इंपॉर्टेंट थीम या एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को कवर करते हैं। तो इस बुक को याद नहीं करना है आपको, क्योंकि हर एक चैप्टर, हर एक पार्ट को हम लोग काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे।
अब अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं शेड्यूल पे डिस्कशन करूंगा और उसके बाद हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। काफी डिटेल में हर एक एग्जाम के लिए वो मैटर आपका क्लियर हो जाएगा, कंटेंट आपको मिलेगा बढ़िया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।